एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं कापरेन से पधारे साहित्यकार श्री सत्य प्रकाश गौतम जी। सत्य प्रकाश जी गौतम से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने साहित्यिक यात्रा कब से प्रारंभ की ये इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात कर रहे हैं सत्य प्रकाश जी गौतम से। सत्य प्रकाश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, अपना जीवन परिचय बताएं, आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह कहाँ से हुई आपकी और किस रूप में आप साहित्य क्षेत्र में जुड़े? नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि जिसके चेहरे पर खुशी नहीं होती उसे उदास कहते हैं, जिसके चेहरे पर खुशी नहीं होती उसे उदास कहते हैं, जिसको 36 नंबर में मिल जाए तो उसे पास कहते हैं, अरे जिस पर टिकी है ये दुनिया उसे विश्वास कहते हैं, और जो आपके सामने हैं उसे सत्य प्रकाश कहते हैं, उसे सत्य प्रकाश कहते हैं। जैसा कि मैं कापरेन जिला बूंदी का निवासी हूँ और मेरे पिताजी रोहितास जी गौतम और माता गायत्री देवी के यहाँ मेरा 15 नवंबर 1987 को जन्म हुआ। मैंने 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो अपने खुद के गांव कापरेन से ही की है। और जब मैं कक्षा 11 में पढ़ता था तब मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी जी। तो उस दोस्त ने हमें खूब साथ रखा, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने जो पहली कविता थी ना उस दोस्त के ऊपर ही लिखी थी और वहीं से मैंने शुरुआत की थी जी। अब मैं चाहता हूँ उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं पहली बार आपके सामने सुनाइए। उस दोस्त क्या सगाई से पहले उसने हमें साथ रखा और रात दिन हम साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई ना तो फिर उन्होंने बोलना चालना बंद कर दिया। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ उसके ऊपर लिखी। ओ मेरा यार बना है दूल्हा, मेरा यार बना है दूल्हा, अरे देख के चेहरा दुल्हन का हमको तो वो है भूला। मेरा यार बना है दूल्हा ओ जब दुल्हन घर पर लाया हमसे ना हाथ मिलाया। ओ जब दुल्हन घर पर लाया हमसे ना हाथ मिलाया। ओ जब दुल्हन चली गई, ओ जब दुल्हन चली गई, तब हमसे मिलने आया, मेरा यार बना है दूल्हा। तो यहाँ से मैंने कविता की शुरुआत की थी। वही ऐसी मजाक के रूप में दोस्तों को सुनाया करते थे। फिर 12वीं के बाद में नैनवा कॉलेज में गया, भगवान आदिनाथ जयराज मारवाड़ा, वो उस समय कॉलेज खुला ही था और मेरे मामा जी वहाँ रहते थे। वहीं से मैंने बीए की और मैं लिखता था पर किसी को बता नहीं पाता था, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या पता सामने वालों को ये अच्छी लगे कि नहीं लगे। पर एक दिन क्या हुआ, जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ता था ना तो हमारा एनएसएस का कैंप लगा 10 दिन का, और वहाँ हम 100 दोस्त थे और सभी दोस्तों के सामने पहली बार मैंने कविताएं बोली और पहली बार मेरी कविता लोगों के सामने आई और उन्होंने कविता को सराहा और इस तरह से फिर धीरे धीरे मैं लिखने लग गया। बहुत अच्छी बात है सत्य प्रकाश जी कि आपने अपने मित्र जब साथी थे तो दूरी बना ली, तो आपने अपने कविता का जो शुभारंभ किया वो बहुत अच्छा घटनाक्रम था वो। सत्य प्रकाश जी, हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं, है ना, किन साहित्यकारों का आपकी लेखनी पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला? देखो, जैसे कि ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और पंचों को परमेश्वर भी कहते हैं। उसी तरह मेरे भी सानिध्य में 5 गुरु हैं और उनको सबके सहयोग से धीरे धीरे मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे मैं कॉलेज से पढ़कर आया तब तो कॉलेज टाइप की कविताएं लिखता था, लेकिन फिर मैंने क्या विद्यार्थी मित्र के रूप में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब एक टीचर के रूप में मैंने सोचा कि ऐसी कविता यदि मैं गाऊंगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे फिर मैंने अपनी कविताओं को मोड़ दिया। और हमारे एक टीचर थे, वो साहित्यकार थे प्रेम जी मेघ, उनकी भी कई किताबें प्रकाशित हुई थी, समझ का चाक टाट क्या। तो हम कापरेन के जितने भी कवि थे ना ये रेल के डिब्बों की तरह बिखरे हुए थे। तो पहली बार उन्होंने हमको एक जोड़ा और उन्होंने एक टीम तैयार की, तब जाकर मुझे लगा कि वास्तव में मैं कवि हूँ और मैं कविता पाठ करता हूँ। फिर धीरे धीरे फिर मैं बेरोजगारी के ऊपर
महंगाई के ऊपर ऐसी कविताएं बनाने लगा। इसके बाद हमारे क्षेत्र के एक जाने माने साहित्यकार हैं सिरजन मायूर भाषा के श्री देवकी दर्पण जी, जो रोटरदा के निवासी हैं, और किसी ज़माने में उनके नाम से ही हमारे क्षेत्र को जाना जाएगा। और उनको देखकर भी हम प्रभावित हुए हैं। और फिर मुझे लगा कि वास्तव में ये गाने बजाने से अच्छा है कि किताबों में लिखा जाए। जब तक किताबें छपेगी नहीं तब तक दुनिया नहीं जान पाएगी। फिर मैंने वहाँ से अपना मोड़ लिया। फिर एक और हैं वो जगदीश जी भारती, जो ये डोटी के हैं, और उन्होंने मुझे कर्सो क्लैन का अध्यक्ष भी बनाया था। और मैं फ़िलहाल कापण के जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद है ना, उसका अध्यक्ष भी हूँ। और फिर पहली बार महावीर जी रहने वाले हैं मोरपा के, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई आप 3 कविता दो। और पहली बार जो मेरी कविता छपी दिल्ली से प्रकाशित है, कलम बोलती हैं, डॉक्टर अर्चना जी मिश्रा, ना गांव से ना किसी डाणी से पहली बार कविता प्रकाशित हुई, वो भी राजधानी से। तो इसमें मेरी 3 कविताएं प्रकाशित हुई। फिर इससे धीरे धीरे मुझे और ये प्रबल मिला कि यदि वे वास्तव में धीरे धीरे प्रयास करूँ ना तो मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद जो सबसे अंत में है वो है मधुकर काव्य सर्जन पत्रिका आती है त्रैमासिक, और वो जो मधुकर जी सर हैं उनका भी मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार रहा। वो हर त्रैमासिक पत्रिका में मैं अपनी कविताएं वहाँ पर प्रकाशित करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं इन 5 का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। बहुत बढ़िया है। ये जो आप कह रहे हो कि जो कापने क्षेत्र में जो बिखरे हुए थे साहित्यकार, उनको एक मंच पे लाए मेघ साहब, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब एक टीम वर्क से काम होता है तो इस साहित्यकारों की जो लेखनी में भी सुधार आता है। ये बहुत अच्छी वो है। कोई कविता आपके पास हो? हाँ सर, मैंने सबसे पहले जैसे कोई बेरोजगार व्यक्ति बीए करता है, कई सारी वो भर्तियों में फॉर्म भरता है, फिर भी उसको सफलता हाथ नहीं मिलती, तो इसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। पढ़ कर के हमने खुद को बर्बाद किया रे, पढ़ कर के हमने खुद को बर्बाद किया रे, पेपर में जो न आया उसे याद किया रे। अरे बीए भी कर ली मैंने, एमए भी कर ली, जितनी भी निकली भर्तियाँ वो सारी ही भर ली, भर भर के इनको यारों में बेकार हो गया। अब क्या करूँ मैं यारो बेरोजगार हो गया, अब क्या करूँ मैं यारो बेरोजगार हो गया। महंगाई की मुझ पे ऐसी पड़ी रे मार, जो कर गई मुझको बिल्कुल ही तार तार। अरे अब तो मेरा जीना भी दुश्वार हो गया, अब क्या करूँ मैं यारो बेरोजगार हो गया। आंखें बहुत गड़ाई अजी खूब की पढ़ाई, आंखें बहुत गड़ाई अजी खूब की पढ़ाई, अब क्या बताऊं तुमको सुन लो ओ मेरे भाई। सिस्टम ही अपना यारो भ्रष्टाचार हो गया, अब क्या करूं मैं यारो बेरोजगार हो गया। आती नहीं है नींद आता नहीं रे चैन, सोचूं मैं छोड़ कर चल जाऊं कापरेन। आती नहीं है नींद आता नहीं रे चैन, सोचूं मैं छोड़ कर चल जाऊं कापरेन। पर बीच में बाधा मेरा परिवार हो गया, अब क्या करूं मैं यारो बेरोजगार हो गया, गार हो गया बेरोजगार हो गया। बहुत बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, जब आपने लेखन प्रारंभ किया उस समय आप बता रहे थे कि मैं छोटी मोटी कविताएं लिखता था, लेकिन मंचों सामने नहीं लाता था। जब आपको अच्छे साहित्यकार मिले तब उन्होंने आपकी रचना देखी होगी, तब कैसा आपको महसूस हुआ था? सर, जैसे ही साहित्यकारों ने बताया कि थोड़ी बहुत आपकी कविताओं में कमी है, पर आप यदि प्रयास करोगे तो धीरे धीरे आप इनको आगे बढ़ा सकते हो। और जैसे कविसौण वगैरह में मैंने कविताएं प्रस्तुत की तो पब्लिक दर्शकों को देखकर मुझे वास्तव में हौसला बढ़ा कि धीरे धीरे यदि मैं प्रयास करता रहूँगा तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। सत्यप्रकाश जी, आपने कहाँ मंच साझा किए?
अपने कविताओं के माध्यम से? मैंने सबसे पहले मैं घाट का बराना स्कूल में पढ़ाया करता था जी। और वहाँ के बच्चों को ही मैं सुनाता रहता था और इसी तरह से मैं खुलने लगा। अब एक दिन वहाँ के नवरात्रा में ये हुआ था कवि सम्मेलन। अब मैं दर्शक के रूप में देखने गया था, तो बच्चों ने जिद किया कि सर आप भी बोलो और आप भी इसको बोल सकते हो। तो फिर मैं पहली बार मंच पर वहाँ पर गया और तब से फिर वहाँ जैसे जैसे लोगों की पहचान होती गई, वहाँ के बाद में दबलाना चला गया। दहीखेड़ा कवि सम्मेलन में मैंने भाग लिया और पास में गांव चपाईदा है वहाँ पर। और सबसे पहला जो मेरा फेवरेट मंच है हमारे गांव का स्थानीय है लाडी जी का मोहल्ला, वहाँ गणेश जी का प्रोग्राम होता है। और जब मैं बीए करके आया था ना, पहली बार वहीं से मैंने बोलना शुरू किया था। बहुत बढ़िया, बहुत। तो धीरे धीरे अब ऊपर वाले के आशीर्वाद से और कविता आपके पास हो? हाँ, इसके बाद सर मैंने मेरे बस से जा रहा था तो एक मेरे को किसान मिला, तो वो किसान मेरे से बोल रहा था बातचीतों में, भाई बच्चे भी पढ़ गए, बीएड हो गई उनकी, बेटी की सगाई करनी है और इस महंगाई के ज़माने में। तो उन सारी बातों को मैंने एक गीत के माध्यम से गीत में पिरोया। हाँ, गीत में पिरोया। अरे मुश्किल हो गई बच्चों की पढ़ाई, करनी है अभी तो बिटियां की सगाई। मुश्किल हो गई बच्चों की पढ़ाई, करनी है अभी तो बिटियां की सगाई। ऐसे चलेगी तो ऐसे चलेगी तो ये कमाई मार डालेगी। मुझको तो यारो महंगाई मार डालेगी। मुझको तो यारो महंगाई मार डालेगी। अरे रहता हूँ हर पल अब मैं तनाव में, बह जाऊंगा महंगाई के बहाव में। रहता हूँ हर पल अब मैं तनाव में, बह जाऊंगा महंगाई के बहाव में। पैसे नहीं होने पर पैसे नहीं होने पे तंगाई मार डालेगी। मुझको तो यारो महंगाई मार डालेगी। अरे बेटा भी घर में बैठ गया है, बेटी भी घर में कब तक रहेगी। बेटा भी घर में बैठ गया है, बेटी भी घर में कब तक रहेगी। घर पर बेटी की घर पर बेटी की तन्हाई मार डालेगी। मुझको तो यारो महंगाई मार डालेगी। अरे थक कर हो गया हूँ चकनाचूर, ढूंढने को भी हूँ मजबूर। थक कर हो गया हूँ चकनाचूर, ढूंढने को भी हूँ मजबूर। कब होगी बेटी की कब होगी बेटी की विदाई मार डालेगी। मुझको तो यारो महंगाई मार डालेगी। मुझको तो यारो महंगाई मार डालेगी। वाह सत्य प्रकाश जी, जिस घटनाक्रम को आप देखते सुनते हो और उसी को गीत के रूप में पिरो देती हो, ये आपकी महान खूबी है सत्य प्रकाश जी। सत्य प्रकाश जी, जो आपकी पुस्तकें हैं जो प्रकाशन में आई कृति जो है, वो उन कृतियों में आपने क्या समाज के लिए लिखा? जैसे कि अभी सर लोग बोलते हैं बहुत तेज़ गर्मी है जी, अभी अप्रैल का महीना है, तपते हैं, वो इस तरह की माला जपते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि किस वजह से हो रहा है। जो आजकल जो पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसको हम ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी एक काल्पनिक जो मेरी कविता छपी थी है, तो मैं है ना, पर्यावरण बोला एक दिन मानव से, क्यों दे रहे हो तुम मुझे कष्ट, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए क्यों कर रहे हो मुझे नष्ट। अरे एक बार तुम खुद विचार करके देखो, कभी किसी हरे पेड़ से प्यार करके देखो, जिंदगी तुम्हारी सुनहरी हो जाएगी अगर ये धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। काट जला करके प्लास्टिक बना दी जहरीली गैसें, काट कर हरे वृक्षों को तुमने कमा लिए पैसे। अगर ये सिलसिला चलता रहा यूं ही
तो फिर भला तुम जी पाओगे कैसे? अरे मिल नहीं पाएगी ऑक्सीजन, चाहे दे दो कितने ही पैसे, चाहे दे दो ही कितने ही पैसे। तड़प तड़प के मर जाओगे एक दिन, मरती है मछली जैसे पानी के बिन। मिल नहीं पाएंगे तुम्हें फूल और फल, अगर होगा ही नहीं वर्षा का जल। देख नहीं पाओगे फिर तुम अपना कल, अगर होगा ही नहीं इस धरती पे जल। इसलिए उतना ही खाओ जितना पचा सको, और उतना ही कमाओ जितना बचा सको। अरे इस खाने कमाने के चक्कर में क्यों हो रहे हो तुम भ्रष्ट? शायद इसीलिए दे रहे हो तुम मुझे कष्ट, तुम मुझे कष्ट। और पेड़ क्या क्या कहता है मानव से? पता नहीं क्यों आखिर तो इस बात को भूला, खाया होगा बचपन में किसी पेड़ पर झूला। आने जाने वाले का सिर तुम भी फोड़ते होंगे, जब पत्थर मारकर कच्चे आम तोड़ते होंगे, जब पत्थर मारकर कच्चे आम तोड़ते होंगे। पर समझ नहीं पाएगा कभी ये मर्द, पेड़ को भी होता होगा काटने पर दर्द। तुम्हें लगता है कि वो दर्द सह नहीं सकता, पर क्या करे बेचारा किसी से कह नहीं सकता। और ये मानव है कि काटे बिन रह नहीं सकता। पर मत भूल है मानव, अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी, धूप ही धूप होगी, कहीं छाया भी नहीं होगी, खेत बंजर हो जाएंगे, फिर फसलों की माया भी नहीं होगी। अरे मूर्ख, बिना ऑक्सीजन के जीवित तेरी काया भी नहीं होगी। इसलिए कह देता हूँ तुमसे स्पष्ट, जिंदगी भर होगा तुझे भी कष्ट, अगर करते रहे तुम यूं ही हरे वृक्षों को नष्ट, हरे वृक्षों को नष्ट। इसलिए अपने अंदर का ये भूत भगाओ, और जितने भी हो सके हरे वृक्ष लगाओ। खुद भी बचो और पर्यावरण भी बचाओ, खुद भी बचो और पर्यावरण भी बचाओ। बहुत बढ़िया सत्य प्रकाश जी। पर्यावरण पे वास्तव में जो आज देखा जा रहा है वही प्रकृति जिस तरह नष्ट हो रही है, बहुत अच्छी आपने रचना सुनाई। सत्य प्रकाश जी, आपका क्या मन है, आगे भी आपका जो साहित्य सृजन अनुरत जारी रखेंगे? क्या है आपका मन? हाँ, मेरा मन यही है सर कि धीरे धीरे मैं अब कथाओं में, मैं हाड़ौती भाषा में ज़्यादातर लिखता हूँ, जी। कथाओं में जाऊँगा, संस्मरण प्रयास करूँगा। कल से ही मुझे और ज़्यादा सोचने पर मौका मिला कि यदि मुझे अब आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो धीरे धीरे मैं अपनी मंजिल तक जाऊँगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, और भी साहित्य जो आपकी कोई कृति आगे आ रही है, आप लिख रहे हैं कुछ जो सामने लाओगे, कोई पुस्तक? नहीं, अभी तक तो मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ सर। जी। पर धीरे धीरे अभी ये जो कविता है ना साहित्य टाइप की, पहले तो मैं क्या पैरोडी वगैरह एक गाता था, लेकिन अब मुझे लगा कि वास्तव में कुछ ऐसा लिखना चाहिए कि बाद में भी दुनिया याद करे। तो धीरे धीरे अब जैसे मैंने 10वीं में पढ़ता था, मैं गणित का मेरे को डर लगता था, तो एक दिन गणित मेरे सपने में आई उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। एक दिन गणित ने खुद एक कमज़ोर छात्र से कहा कि बेटा जरा ध्यान से सुन ले और समझ गणित का मूल्य। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, और बेटा आज तुझ जिसे बच रहा है ना, वो तेरे कदम कदम पर काम आएगी, वो तेरे कदम कदम पर काम आएगी। कभी गुणनखंडों में गुड़काएगी, कभी समीकरणों में उलझाएगी, और जब थीटा सामने आएगी तो तुझे तेरी नानी याद आएगी, तुझे तेरी नानी याद आएगी। कितना ही बचले चाहे तुम मुझसे, पर मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तू सो नहीं पाएगा रातों में, तुझे सपनों में आकर भी डराएगी। इसलिए मत घबरा मेरे बंदे, इससे ये तेरे कदम कदम पर काम आएगी। कभी ग्राम सेवक में तो कभी पटवारी में आएगी। होगी गणित तेरी मजबूत तो तुझे एलडीसी बनाएगी। स्कूल में भी अगर तू पढ़ाएगा तो औरों से ज़्यादा वेतन और कोचिंग दिलवाएगी। देखना एक दिन ये गणित ही तुझे तेरी मंजिल से मिलवाएगी। बेटा आज तू जिससे बच रहा है ना, वो तेरे कदम कदम पर काम आएगी, और कितना ही बचले चाहे तू मुझसे, पर मेरी आत्मा तुझे सताएगी। अंत में गणित ने क्या कहा कि जिसको मैं समझ में आ गई मैंने उसे माला माल कर दिया, और जो मुझसे बचता रहा मैंने उसे कंगाल कर दिया, मैंने उसे कंगाल कर दिया। वाह वाह सत्य प्रकाश जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। सत्य प्रकाश जी, आपके क्षेत्र में जो साहित्यकार हैं जो माइड भाषा लिखते हैं, अच्छा। तो सबसे ज़्यादा माइड भाषा का किस साहित्यकार का आपके ऊपर प्रभाव है? सर मेरे पर दो का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। एक तो है देवकी दर्पण जी, वो भी माइड भाषा में ही, अभी उनकी बेटी के ऊपर चल रहा है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को देखकर मुझे लगा कि मैं भी इनकी तरह बनूं। और एक हैं श्रीमान देवकी दर्पण जी, तो वो जगदीश जी भारती,
तो इन दोनों साहित्यकारों का मेरे पर प्रभाव पड़ा और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं भी इनके चरण कदमों पर चलूँगा तो इनकी तरह मैं भी नहीं, बहुत अच्छी बात है बनूंगा। कि आप इस तरह का आपकी सोच है कि इस तरह का साहित्य समाज को सौंपे ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को पढ़े। जाते जाते और एक कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। अरे छोका चाजो काले चारुखी सुकी, अरे छोका चाजो काले चारुखी सुकी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी, अरे छोका चाजो काले चारुखी सुकी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी, अरे लोया का कवर में चांदी जैसो कोड़स। इंसान गरीब तो है पर वो दिखावा करता है। अरे लोया का कवर में चांदी जैसो कोड़ छ, दुख पाग्या कतनो महंगो पेट्रोल छ, सोची चीक गाड़ी लेर ऐस करंगा, खिन याद चीक बस गैस भरंगा, शर्म सुनजरा झुकी झुकी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी, अरे गाड़ी के लिए मन पीसा कमाया, साल भर का पीसा इम कमाया, गाड़ी के लिए मन पीसा कमाया, साल भर का पीसा इम कमाया, कर कर तक गया धक्का मुकी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी, कभी टूट कलच तो कभी टूट गेड़ छ, कभी टूट कलच तो कभी टूट गेड़ छ, समझ में न आव एक मासू काई बेर छ, कर कर तक गया धक्का मुकी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया माँ तो दुखी, जड़ूला की रसोई में गाड़ी लेर चल गयो, शोक शोक में लारा लाडी लेर चल गयो, जड़ूला की रसोई में गाड़ी लेर चल गयो, शोक शोक में लारा लाडी लेर चल गयो, जीम्बा कपली बाया मुँह रुक गयो, गेला में गाड़ी को मार इंजन फूक गयो, लाडी मार गन आई भूखी भूखी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी, अरे गाड़ी लेर हो गयो बाया मुँह तो दुखी। बहुत बढ़िया रचना आपने सुनाई सत्य प्रकाश जी। आपने यहाँ बुलाया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। और एक कवि तो यही उपहार दे सकता है। मैंने STN चैनल के संपादक श्रीमान दिनेश जी गौतम के ऊपर एक कविता लिखी है और उपहार के रूप में मैं इनको भेंट कर रहा हूँ। सुना दीजिए। आपके चैनल पर लाके दिखलाया मेरा पेश जी, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका दिनेश जी, आपका दिनेश जी। अभी जरा छोटी है मेरे काव्य पाठ की रेस जी, अभी जरा छोटी है मेरे काव्य पाठ की रेस जी, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका दिनेश जी। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाए पैनल पर, जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाए पैनल पर, कवियों से काश मुलाकात है तू आप बुलाए चैनल पर। यहाँ पे कोई ना घबराए, यहाँ पे कोई ना घबराए, है घर जैसा परिवेश जी, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका दिनेश जी। घर पर बैठा कवि हो बेबस, यहाँ पे आके होवे फेमस, घर पर बैठा कवि हो बेबस, यहाँ पे आके होवे फेमस। सहज सरल और मधुर
आपका स्वभाव है, जो भी आता है यहाँ हो जाता दूर तनाव है। अभी जरा छोटी है मेरे, अभी जरा छोटी है मेरे काव्य पाठ की रेस जी। कोटि कोटि धन्यवाद है आपका दिनेश जी, कोटि कोटि धन्यवाद है आपका दिनेश। ये एक छोटे से कवि के द्वारा आपको एक मेरे हृदय से लिखी हुई छोटी सी कविता मैं आपको भेंट करता हूँ। धन्यवाद सत्यप्रकाश जी, आपने तो यहाँ का पूरा ही वर्णन इस कागज में उकेर दिया। ये आपका बड़प्पन है। ये थे हमारे साथ कापरेन से पधारे साहित्यकार, कवि, हिंदी और माइड भाषा दोनों में ये अपनी रचनाएं लिखते हैं और इनकी जो पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। इनका मानना है कि जब तक जीवन रहेगा इनका काव्य सर्जन चलता रहेगा। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार।